सारथी। के साथ राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। चारधाम यात्रा पर सीएम धामी का नया प्लान। अब मार्ग में खोने की होगी सख्त जांच, प्लास्टिक पर सख्ती। कल खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। 23 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। चारधाम यात्रा होगी पूरी तरह शुरू। उत्तराखंड में श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। देश विदेश से पहुंच रहे तीर्थयात्री। कोटद्वार में चारधाम यात्रियों का स्वागत। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण का बयान। संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण में जोर। श्रद्धालुओं से जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार की अपील। देहरादून में कांग्रेस भवन में महिला आरक्षण पर की गई प्रेस वार्ता। सुप्रिया श्रीनेत और गणेश गोदयाल रहे मौजूद। महिला आरक्षण को लेकर चर्चा। देहरादून में ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस की छापेमारी। 32 अवैध एलपीजी सिलेंडर बरामद। आरोपी भूपेंद्र मंडल गिरफ्तार। जांच जारी। उत्तराखंड में गर्मी का कहर जारी। मौसम विभाग ने पहाड़ों पर बारिश का अलर्ट किया जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब सीधे चलते खबरों के विस्तार में। खबर देहरादून से। कांग्रेस भवन में महिला आरक्षण पर प्रेस वार्ता। सुप्रिया श्रीनेत और गणेश गोदयाल रहे मौजूद। महिला आरक्षण को लेकर चर्चा। कई प्रदेश प्रवक्ता भी शामिल हुए। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महिला आरक्षण को लेकर चर्चा। कई प्रदेश प्रवक्ता भी शामिल हुए। कांग्रेस भवन में महिला आरक्षण पर प्रेस वार्ता। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत और गणेश गोदयाल रहे मौजूद। महिला आरक्षण को लेकर चर्चा। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महिला आरक्षण को लेकर चर्चा। कई प्रदेश प्रवक्ता भी शामिल हुए। कांग्रेस भवन में महिला आरक्षण पर प्रेस वार्ता। देहरादून से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत और गणेश गोदयाल रहे मौजूद। अगली खबर उत्तराखंड के कोटद्वार से। कोटद्वार में उत्तराखंड आने वाले चारधाम तीर्थयात्रियों का विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने स्वागत किया है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले चारधाम श्रद्धालुओं को उत्तराखंड की संस्कृति से अवगत होना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यात्रियों को पर्यावरण संरक्षण का विशेष ध्यान रखना चाहिए और किसी भी प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने चारधाम यात्रा के दौरान स्वच्छता और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने पर जोर देते हुए सभी श्रद्धालुओं से जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार की अपील की है। हमारे स्टेट में जो लोग आ रहे हैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगी कि हमारे स्टेट के जो सिस्टम्स हैं, कल्चर है, इन्वायरमेंट है, उसको भी आप लोग प्रोटेक्ट करते हुए, उसे भी देखते हुए यहाँ आइए, आनंद लीजिए, चारधाम में दर्शन कीजिए। आप सबका स्वागत है, लेकिन इसकी चिंता ज़रूर करिए कि आप उत्तराखंड देवभूमि पहुँच रहे हैं और वहाँ की संस्कृति, वहाँ का इन्वायरमेंट, उसकी देखभाल भी आप लोगों को करनी चाहिए। अगली खबर देहरादून से। देहरादून में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने महिला आरक्षण विधेयक का विरोध करने वाले विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। यह बयान उन्होंने काशीपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के अधिकारों का विरोध करने वालों को जनता आगामी चुनावों में जवाब देगी और सबक सिखाएगी। रेखा आर्या ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने के संकल्प पर पूरी तरह कायम है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला आरक्षण को एक ऐतिहासिक कदम बताया। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहे।
समय लेकर रंगभूमि पे यहाँ पर पहुँचे हैं, मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। निश्चित रूप से जो ये विषय है वो अपने आप में बहुत गंभीर है। यह विषय उत्तराखंड की आधी आबादी का विषय है। यह विषय देश की आधी आबादी यानी कि महिलाओं का विषय है। यह विषय इतना अपने आप में गंभीर और संवेदनशील है कि इस विषय पर हम सब लोगों ने देखा कि बीते दिनों जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से महिला आरक्षण विधेयक को जिस प्रकार से उसे लागू करने के लिए 16 तारीख से लेकर 18 तारीख तक में लोकसभा का एक विशेष सत्र। रामनगर के करणपुर गांव में आग लगने से किसानों की करीब 12 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई, जिससे क्षेत्र के किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। यह घटना नैनीताल जिले के अंतर्गत सामने आई है। ग्रामीणों का आरोप है कि हादसा बिजली विभाग की लापरवाही के कारण हुआ। बताया जा रहा है कि 11,000 वोल्ट की लाइन में जंपर फटने से निकली चिंगारी ने खेतों में आग पकड़ ली, जिससे कुछ ही मिनटों में पूरी फसल जलकर राख हो गई। पीड़ित किसान के अनुसार उन्होंने एक दिन पहले ही बिजली विभाग को लाइन में खराबी की सूचना दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आग लगने के बाद ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर पानी और ट्रैक्टर की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि सूचना देने के बावजूद न तो फायर ब्रिगेड की समय पर पहुंची और न ही संबंधित विभागों ने त्वरित कार्रवाई की। घटना से पीड़ित किसान ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। मौके पर पहुंचे राजस्व विभाग के अधिकारी ने निरीक्षण कर मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया है। कल भी मैंने इनको अवगत कराया था कि यहाँ तुम हल्के जंपर मत बांधो, ये जल्दी उड़ जा रहे हैं और हवा इतनी तेज़ चल रही है। कल भी चिंगारियाँ पड़ी थी और हमारे सामने ही वो चिंगारियाँ पड़ी थी, तो हमने जल्दीबाजी में उसको बुझा लिया था, लेकिन आज नहीं बुझा पाए क्योंकि चिंगारियाँ थोड़ी हवा तेज़ चलने के कारण बहुत दूर पड़ी थी। दूर पड़ी तो गेहूँ के अंदर जाके घुसी, इसलिए आग लग गई और 2 एकड़ गेहूँ का नुकसान हो गया है। नैनीताल से बड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम 2026 की घोषणा की तिथि तय कर दी है। रिजल्ट 25 अप्रैल को सुबह 10 बजे घोषित किया जाएगा, जिसके साथ करीब 2 लाख से अधिक छात्रों का इंतजार खत्म हो जाएगा। जानकारी के अनुसार रिजल्ट की घोषणा बोर्ड सभागार रामनगर में की जाएगी। इस दौरान शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल सती मौजूद रहेंगे। बोर्ड सचिव विनोद कुमार सिमल्टी ने बताया कि इस वर्ष परीक्षा प्रक्रिया समयबद्ध और पूरी तरह ऑनलाइन प्रणाली के तहत संपन्न हुई, जिससे छात्रों को काफ़ी सहूलियत मिली। आंकड़ों के अनुसार हाई स्कूल में 1,12,266 और इंटरमीडिएट में 1,02,986 छात्र छात्राएं शामिल हुए। इस तरह कुल 2,15,252 परीक्षार्थी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। परीक्षाएं फरवरी से मार्च के बीच आयोजित की गई थी, जबकि प्रदेश भर में 1261 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिनमें संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्र भी शामिल थे। इस बार छात्रों की सुविधा के लिए स्कूल स्तर पर अलग पोर्टल और पासवर्ड आधारित रिजल्ट देखने की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगा। वर्ष 2026 की जो परिषदीय परीक्षाएं हैं वो हमारी संपन्न हुई थी और इसमें इस वर्ष 2,15,252 छात्र पंजीकृत थे। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं हमारी शांतिपूर्वक संपादित हुई थी 21 फरवरी से और 20 मार्च तक। तत्पश्चात 27 मार्च से और 10 अप्रैल तक हमारा मूल्यांकन का काम प्रस्तावित था, जो निर्धारित तिथि को पूर्ण हो गया था।
अगली खबर रामनगर से। रामनगर के तराई पश्चिमी वन क्षेत्र से एक बड़ी और गंभीर घटना सामने आई है, जहां अवैध पेड़ कटान की सूचना पर कार्रवाई करने पहुंची वन विभाग की टीम पर ही हमला कर दिया गया। घटना नाथुपुर छोई क्षेत्र की बताई जा रही। जानकारी के अनुसार वन बीट अधिकारी विमल चौधरी अपनी टीम के साथ उस स्थान पर पहुंचे थे जहां नदी किनारे अवैध रूप से पेड़ों की कटाई की जा रही थी। सूचना के आधार पर टीम ने मौके पर पहुंचकर देखा कि आरोपी पहले ही कई पेड़ काट चुके थे और लकड़ी को बाइक पर लादने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही वन अधिकारी की टीम ने कार्रवाई शुरू की और आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया, स्थिति अचानक तनावपूर्ण हो गई। आरोपियों ने विरोध करते हुए धक्का मुक्की शुरू कर दी, जिसमें वन बीट अधिकारी विमल चौधरी घायल हो गए। इसी दौरान आरोप है कि एक आरोपी के पास पिस्तौल थी और झड़प के दौरान बीच उसने फायरिंग भी कर दी। हालांकि गोली का निशाना चूक गया और वन कर्मी बाल बाल बच गए। घटना के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग और स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया। घायल वनकर्मी को उपचार के लिए संयुक्त चिकित्सालय रामनगर में भर्ती कराया गया है। मामले में वन विभाग ने उच्चाधिकारियों को सूचना दे दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। फिलहाल पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम पूरे मामले की जांच में जुटी है और जल्द कार्रवाई की बात कही जा रही है। ये जा रहा है, ये देख लो, ये गाड़ी नंबर है। आइए रोड ये है, ये जा रहा है, ये देख लो, ये गाड़ी नंबर है। आइए रोड ये है, ये जा रहा है, ये देख लो, ये गाड़ी नंबर है। आइए रोड मैं चौकी में था। इसकी सूचना मुझे मिली कि कुछ लोग पेड़ काट रहे हैं नदी किनारे। ये हमारा पड़ता है नाथुपुर छोई में, पड़ता है हमारा क्षेत्र। और जैसे ही हमें इसकी सूचना मिली, मैं तुरंत अपने अफला के साथ मैं अपनी चौकी से निकलने के बाद जैसे ही मैंने इनको देखा कि ये हमारा पेड़ काट रहे हैं, पेड़ के उन्होंने पीस बना के बाइक पर रख रहे थे। मैंने आकर इनको जैसे ही मैं इनके पास आया तो इसने अपने आंटी में पिस्टल वो लगा रखा, देसी तमंचा। जैसे मैंने उसको देसी तमंचा छीना तो मेरे चोट लगी। चोट लगने के बाद वो मेरे पास हावी हो गए तीनों के तीनों और भागने लगे। और उसके बाद हम भागते भागते उसने हमारे ऊपर फायरिंग करी, जो मिस हो गया। और उसने मुझे जान से मारने की पूरी कोशिश करी थी। देहरादून में बच्चों से जुड़े एक मामले को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू युवा वाहिनी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच की मांग की है। संगठन का आरोप है कि बिहार और पश्चिम बंगाल से करीब 30 बच्चों को कथित रूप से अवैध तरीके से देहरादून लाया गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि इन बच्चों को शहर के कुछ मदरसों में शिक्षा के नाम पर रखा गया है, जबकि उनके दस्तावेज और पहचान को लेकर स्पष्टता नहीं है। संगठन ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही बच्चों की सुरक्षा, उनके मूल पहचान पत्रों की जांच और उनके परिजनों तक जानकारी पहुंचाने की भी मांग की गई है। हिंदू युवा वाहिनी ने प्रशासन से अपील की है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तत्काल हस्तक्षेप किया जाए और इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पारदर्शी जांच सुनिश्चित की जाए। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने ज्ञापन को संज्ञान में लेते हुए मामले की प्रारंभिक जांच की बात कही है। देखिए, मेरा आदित्य प्रहलाद पहूजा नाम है। मैं हिंदू युवा वाहिनी से प्रभारी हूँ गढ़वाल मंडल का। हाँ, क्या आपने ज्ञापन सौंपा? आज हम आईजी साहब से मिले हैं। आईजी साहब को हमने अवगत कराया है जिस तरीके से देवभूमि में बराबर जिहादी मानसिकता के द्वारा, जिहादी लोगों के द्वारा बिहार से और बंगाल से छोटे छोटे बच्चों को यहाँ लाया जा रहा है मदरसा बोर्ड के नाम पर। यहाँ अवैध तरीके से उन बच्चों को, छोटे छोटों को जिहादी मानसिकता के उद्देश्य से यहाँ पर देवभूमि को जो है बर्बाद किया जा रहा है। आज हम आईजी साहब से मिले हैं। हमने उनसे आकर मिलकर उनको जानकारी दी है, सभी मदरसों के बारे में बताया है जहाँ पे पर डे करीब 30 बच्चे जो है डेली देवभूमि देहरादून में आ रहे हैं। आज पूरी जानकारी के साथ हमने उनको बताया है इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करने की सुनिश्चित करें।
वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। खबर उत्तराखंड में बढ़ते हैं खबरों में। खबर देहरादून से। पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 शातिर मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई अजयपुर फ्लाईओवर के पास से की गई, जहां संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को रोका और तलाशी ली। जांच के दौरान उनके कब्जे से कुल 5.58 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान धनराज कश्यप और योगेश के रूप में हुई है, जो दोनों बरेली के निवासी बताए जा रहे हैं। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि दोनों आरोपी लंबे समय से नशा तस्करी के नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनके नेटवर्क की गहराई से जांच शुरू कर दी गई है। देहरादून पुलिस का कहना है कि शहर में नशे के कारोबार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस तरह की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में जंगली जानवरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते कुछ महीनों पहले देखा गया कि बाघ, गुलदार, भालू के हमलों से कई लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन लगातार बाघ का खतरा बना हुआ है, दिखाई दे रहा है। हालांकि वन विभाग को प्रशासन बड़े बड़े दावे तो करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी तक कोई परिणाम निकलकर सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि जहां एक और प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रहे जंगली जानवरों के हमले ने सभी क्षेत्र में रह रहे लोगों की नींद उड़ा दी। इसी बीच आपको लेकर चलते हैं सीधा लखनऊ, जहां अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। मैं आप सबको बहुत सावधान करना चाहता हूं और आप सबको कहना चाहता हूं कि चौकन्ना रहें। सावधान तो रहें, चौकन्ना भी रहें। भारतीय जनता पार्टी हारते समय कुछ भी कर सकती है। अब वो हार रही है और जाएगी तो फिर कभी लौट के नहीं आएगी। ये डर सबसे ज्यादा उनके अंदर है। जो लोग ये झूठ बोल सकते हैं कि जो पार्लियामेंट से पास हो गया हो, जो कानून बन गया हो, नोटिफाई हो गया हो, उसके लिए शपथ लिए हुए लोग सड़कों पर घूम रहे हैं। सोचिए, और कह रहे हैं कि महिला आरक्षण पास नहीं हुआ है। उनकी बदनीयत नहीं पास हुई है, उनकी जो साजिश थी वो नहीं पास हुई है। उनका जो षड्यंत्र था वो जनता ने देख लिया कि कितना बड़ा षड्यंत्र उनका था, उसका पर्दाफाश हो गया। वो झूठ बोल करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। हमारे पत्रकार साथियों, इसी तरह लड़ते रहो। अभी चैनल तो नहीं ब्लॉक हुआ आपका, और हमें तो वो पता है कि एक नौजवान ने हमें चाय क्या पिला दी, चाय की दुकान बंद करा दी। कैसी डेमोक्रेसी है, कैसा लोकतंत्र। सोचिए कि एक व्यक्ति ने, एक नौजवान जिसको रोजगार नहीं सरकार दे पा रही, स्वयं रोजगार कर रहा है अपनी काबिलियत से, वो कम से कम ये तो कह रहा है कि मेरे से अच्छी चाय को नहीं बना सकता। मुझे तो लगता है कि इसी बात की नाराजगी होगी उसने कैसा क्यों कह दिया। अखिलेश जी,
जी, आज कई महिलाएं लखनऊ में पदयात्रा जी हाँ, आपका तो रहेगा। आज बहुत दिनों बाद आए हो आप। कहाँ बीमार हो गए थे क्या? हैं? इधर नहीं आए आप, बहुत दिन दिखे नहीं आप। अच्छा ठीक है। पीडीए ही जेनजी है। जो बहुजन समाज था वही पीडीए है। आप हमारी लड़ाई लड़ोगे, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी समाजवादियों ने बनाई, वहीं से आप पढ़े हो तो हमारा ही समर्थन करोगे आप। हैं? अलग से टाइम लेना। अच्छा अभी जेनजी है तो अभी दे दो, अभी आ जाओ, अभी आ जाना, रुक जाना जाएगा। नहीं क्रोधित हो जाए क्या पता है। अरे रुक जा आराम से। हैं? नहीं वो ठीक है। क्रोधित में सिविलाइज क्या होता है? सिविलाइज लोग भी गुस्सा हो जाते हैं। अपनी बदनीयत के हार को छिपाने के लिए जो पर्दाफाश हो गया उनकी साजिश और षड्यंत्र का, उसको दिखावा कर रहे हैं ये लोग। क्योंकि महिलाओं में ये बंटवारा करना चाहते थे, लेकिन हम सब लोगों ने मिलकर के उस बंटवारे को रोक दिया। ये नकारात्मक लोग हैं, दरारवादी लोग हैं। इनके छिपे हुए लोगों की साजिश है। इनके गोपनीय लोग, संगी साथी जो अंडरग्राउंड रहते हैं, अदृश्य रहते हैं, उनकी साजिश षड्यंत्र कामयाब नहीं हुआ। हम महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में हैं और समाजवादी से बेहतर किसने काम किया? आज सुरक्षा के लिए आज सबसे महत्वपूर्ण, जहां आरक्षण से पहले जरूरत है संरक्षण की, आरक्षण के साथ साथ जरूरत है संरक्षण की। आज बताइए आंकड़े क्या बताते हैं? हम और आप यहां जितने लोग हैं, ये हमारा जेनजी नौजवान ये जानता होगा कि व्यू से पता लगता है कि आप कितना ट्रेंडिंग में हैं। व्यूज कितने हैं, नई लैंग्वेज है ये, तो उससे पता लगता है कि टीआरपी क्या है आपकी। इसी तरह क्लास में जिसके सबसे ज्यादा नंबर होते हैं वही टॉपर होता है, वो नंबर है, उससे पता लगता है ये टॉपर है। और अगर हम एनआरसी के आंकड़े देखें तो सबसे ज्यादा असुरक्षित महिला अगर कहीं है, बेटियां हैं, तो उत्तर प्रदेश में है। और एक दो घटनाएं नहीं हैं, बड़ी संख्या में घटनाएं हैं जो लगातार हो रही हैं और सरकार छिपा रही है। 1090 बर्बाद कर दी इन्होंने, 108 एम्बुलेंस बर्बाद कर दी, 102 प्रेग्नेंट महिलाओं की स्वास्थ्य सेवा थी वो बर्बाद कर दिया। एक मिनट, अभी आरक्षण नहीं मिला है, बात कर लेंगे अभी। आप बात कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। आखिरी में आपसे ही बात करेंगे, ठीक है? इन्हें आगे खड़ा कर देना, बात कर लेंगे इनसे। फिलहाल खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।